नमस्कार मित्रों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉम्पटेरिया फैमिली को कॉम्पटेरिया चैनल की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम LLB पंचम सेमेस्टर क्योंकि विद्यापीठ के छात्र हैं, हरिश्चंद्र के छात्र हैं, भारत में किसी भी विधि कोर्स को करने वाले छात्र हैं, उनके अंतिम वर्ष में पंचम सेमेस्टर में आने वाला यह सिलेबस, यह सीरीज़ चलेगी जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से इसको सुनें और देखें क्या मैं बता रहा हूँ। इसके थ्रू विद्यार्थियों का रिवीज़न और कंपटीशन में भी जो जुडिशरी के आते हैं क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत परिचय दूंगा। अभिवचन क्या है, अभिवचन क्या है, इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। ये सिलेबस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने और समझें क्या बताया जा रहा है। देखिए, अभिवचन जो है ये वाद पत्र, इसका जो मतलब है, जो इसका विपरीत है, यह है कि अभिवचन वाद पत्र या लिखित कथन। अभिवचन एक प्रकार का वाद पत्र है या लिखित कथन अभिप्रेत है। देखिए, हिंदी में ही ज़्यादातर सबऑर्डिनेट कोर्स में केसेस होते हैं, हिंदी में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभिवचन के अंतर्गत वाद पत्र और लिखित कथन, प्लेंट एंड रिटेन स्टेटमेंट, ये दोनों का समावेश होता है अभिवचन। जो भी हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र हों, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, या विद्यापीठ के छात्रों हों, ये उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अभिवचन जो है इसके अंतर्गत वाद पत्र और लिखित कथन, इन दोनों का समावेश ही अभिवचन का है। यही इसका परिचय है, यही इसका इंट्रोडक्शन। सिविल मामलों में अभिवचन शब्द का प्रयोग किसी ऐसे प्रलेख को सूचित करने के लिए किया जाता है। सिविल मामलों में अभिवचन का प्रयोग किसी ऐसे प्रलेख को सूचित करने के लिए किया जाता है जो कि प्रथम न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ होने के लिए किसी पक्षकार के द्वारा अपने मामले या उसके भाग को लिखित रूप में संरचित करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षा की जाती है। ये आपका होगा अभिवचन। अभिवचन किसी कार्रवाई के पक्षकारों, अभिवचन किसी कार्रवाई के पक्षकारों के द्वारा उनके मध्य किया गया और परिदत्त यानी कि डिलीवर किया गया ऐसा छपा हुआ लिखित कथन होता है, जिसे वे अपने अपने दावों या प्रतिदावों के उत्तर के समर्थन में संक्षिप्त रूप से सारवान तथ्य प्रस्तुत करते हैं। ये है अभिवचन की परिभाषा। WC ऑजर्स के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभिवचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा विकल्पतः अपने विपक्षी को परिदत्त किया गया लिखित कथन होता है। विचारण के समय उसका क्या तर्क होगा और ऐसे समस्त विवरण को देते हुए कथन होता है, जैसा कि उत्तर में अपने मामलों को तैयार करने के लिए उसके विपक्षी को जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार का यह डिस्क्रिप्शन होता है अभिवचन का। अभिवचन किसी मामले के द्वारा, अभिवचन जो है किसी मामले के प्रत्येक पक्षकार द्वारा संरचित और दाखिल किया गया ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें विचारण के समय उसका क्या तर्क होगा
और ऐसे समस्त तथ्य के विस्तार को देखते हुए कथन होता है, जिसके उत्तर में उसके विपक्षी को अपने मामले को तैयार करने के लिए आवश्यकता होती है। इसी को बोलते हैं अभिवचन। और वादपत्र और लिखित कथन को समाविष्ट करती है अभिवचन। अभिवचन में याचिका, आपत्तियां, अपील का ज्ञापन सम्मिलित होता है। वो लेख जिसके द्वारा वादी अपना मामला न्यायालय के सम्मुख रखता है वो वादपत्र, अर्जीनामा या अर्जिनॉलिस कहा जाता है। अर्जी लगाते हैं आप। वादी या उसके अधिवक्ता द्वारा वादपत्र दाखिल करने के बाद वाद प्रारंभ हो जाता है। यदि वादपत्र त्रुटिहीन और नियमित पाया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी करता है, जिसमें सुनवाई के दिन प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद या जवाब दाखिल करने की सूचना दी जाती है। यदि प्रतिवाद में प्रतिवादी द्वारा सेट ऑफ का दावा पेश किया जाता है और नया मामला प्रस्तुत किया जाता है तो वादी को जवाबुल जवाब प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। किसी पक्षकार के या उसके अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 नियम 2 के अंतर्गत उस बयान को अभिवचन का अंग माना जाता है। अभिवचन का उद्देश्य है, जैसे कि प्रिवी काउंसिल ने 1895 22 IA 4 प्रिवी काउंसिल के मामले दर्शाया गया है कि प्रत्येक पक्ष को उन प्रश्नों की पूर्ण रूप से जानकारी हो सके जिन पर बहस होती है और उनकी समुचित साक्ष्य सम्मुख लाने का एक अवसर मिल सके। अभिवचन की चाहे जो पद्धति भी विद्यमान हो, अभिवचन की कोई भी जो भी पद्धति विद्यमान हो, उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक पक्षकार उन प्रश्नों के प्रति सचेत हो सके जिन पर इसलिए बहस की जाती है, क्योंकि उनका ऐसे साक्ष्य जो कि वादपत्र के लिए समुचित हो को सामने लाने का अवसर मिल सके। अभिवचन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पक्षकारों को निश्चित वाद पदों के अंदर बांधना और उसके द्वारा वाद में व्यय और विलंब को कम करना। विशेषतः सुनवाई के समय दोनों पक्षकारों से अपेक्षित अभिसाक्ष्य की मात्रा के संबंध में जानकारी हासिल। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मौजीराम ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1978 सुप्रीम कोर्ट 488 के मामले में अभिवचन के दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। अभिवचन के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1978 सुप्रीम कोर्ट 488 के मामले में बताए गए हैं, उनको ध्यान से सुनिए। पक्षकारों को मामलों को तथ्यों से अवगत कराना। क्या मामला है, क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं प्रथम पक्ष द्वारा, तो पक्षकारों को मामलों के तथ्यों से अवगत कराना और मामलों में व्यतिक्रम को रोकना, ये दो तथ्य बताएं। उद्देश्य क्या क्या आप इसमें सारगर्भित कर सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है अभिवचन का? पक्षकारों को वाद बिंदु तक संकीर्ण करना और उसके द्वारा विचारण को समुचित सीमा के अंतर्गत बांधना, जिससे व्यय और समय की बचत हो सके। और दूसरा जो उद्देश्य क्या हो सकता है कि दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित होने से बचाना है। सारी जानकारी मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का आश्चर्य या सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और क्या क्या उद्देश्य अभिवचन के हो सकते हैं? अभिवचन के लिए पक्षकारों को निश्चित वाद बिंदु पर लाना होता है। क्या करना होता है? पक्षकारों को निश्चित वाद बिंदु पर लाना होता है और पक्षकारों को आश्चर्यचकित होने से बचाना है। पक्षकारों को क्या करना है? दूसरा उद्देश्य क्या होगा?
आश्चर्यचकित होने से बचाना है। और तीसरा उद्देश्य हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए, असंगतियों का उन्मूलन करना है, टू इरेडिकेट इररिलेवेंसेस, असंगतियों का उन्मूलन करना है। और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं अभिवचन के, अनावश्यक खर्चों और कठिनाइयों को टालना है। और क्या उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं अभिवचन के, देखिए, अनावश्यक विलंब को टालना है, विलंब का मतलब देरी न हो, और न्यायालय की सहायता करना, ये सारे अभिवचन के उद्देश्य हैं। न्यायालय की सहायता भी करना है। देखिए, अभिवचन की रचना और निर्वचन में जो नियम है वो है आधारभूत नियम। अभिवचन के लेखन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियमों के पालन की व्यवस्था की गई है। जो 2 प्रकार के नियम बताए गए हैं अभिवचन के लेखन के संबंध में, वो क्या है देखते हैं हम लोग। अभिवचन क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, आधारभूत नियम और विशेष नियम। आधारभूत नियम है और विशेष नियम है। तो आधारभूत नियम में कौन कौन से नियम को हम फॉलो करेंगे अभिवचन के निर्माण में। अभिवचन को आपने समझा, अभिवचन के उद्देश्य को समझा। अभिवचन के निर्माण में हम क्या क्या करेंगे, आधारभूत नियम को बनाएंगे। क्या क्या है कि आधारभूत नियम कहता है अभिवचन का कि अभिवचन में केवल तथ्यों का अभिकथन किया जाना चाहिए, विधि का अभिकथन नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो तथ्य कहता है कि अभिवचन में केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं, सिर्फ सारवान तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। और आधारभूत नियम क्या कहता है अभिवचन का, अभिवचन में सारवान तथ्यों का न कि साक्ष्य का अभिकथन होगा। सारवान तथ्य जो है अभिवचन में आपको डालने हैं, जो आप लिखित रूप में देंगे, उसमें साक्ष्यों का नहीं डालेंगे अभिवचन में। अभिवचन संक्षिप्ततः छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बोरिंग नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। छोटा अभिवचन छोटा हो। और क्या होना चाहिए, और यथार्थ रूप से अभिकथित होना चाहिए। देखिए, अभिवचन में प्रत्येक अनावश्यक तथ्य को हटा देना चाहिए। साक्ष्य विधि के विषय को हटाना चाहिए, जैसे कि अनावश्यक विषय में साक्ष्य और विधि के विषय को हटा दीजिए। विधि के निष्कर्ष और विधि संबंधी संकल्पनाओं को, सारवान तथ्यों का अभिकथन करते समय सभी अनावश्यक विवरण हटा देना चाहिए अभिवचन में। और सारवान तथ्यों के अभिकथन की भाषा के प्रयोग में पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। सहज भाषा हो, सरल भाषा हो और वह समझ में आए। भाषा में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी बिंदु रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार लिखिए उसको। सभी अनावश्यक विशेषणों, क्रिया विशेषणों और तार्किक अभियुक्तों के प्रयोग से परहेज होना चाहिए। यदि किसी अभिलेख की विषय वस्तु सारवान है तो उसके विधिक प्रभाव का कथन होना चाहिए, लेकिन उसकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब सरल भाषा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए अभिवचन में, अभिवचन के आधारभूत नियमों को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि जैसे प्रश्न है कि अभिवचन में क्या अभिकथित होना चाहिए, तो अभिवचन में तथ्य होना चाहिए, नियम होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं किस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, तो इसमें सारवान तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। किस अभिवचन में क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, अभिवचन में क्या नहीं लिखना चाहिए, देखिए, विधि एवं साक्ष्य का कथन नहीं किया जाना चाहिए। विधि और साक्ष्य का कथन नहीं किया जाना चाहिए अभिवचन। अभिवचन को किस ढंग से लिखा जाना चाहिए, संक्षेप में लिखना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए और अभिवचन को निश्चितता
के साथ लिखा जाना चाहिए, निश्चित हो एकदम। और विशेष नियम क्या क्या कहते हैं कि विशेष नियम अभिवचन कहते हैं कि आवश्यक विवरण हो, मिथ्या निरूपण, कपट, न्यास भंग और शासनच्युत, तो ऐसा विवरण आवश्यक हो, मदों और तारीखों के सहित कथन हो, ऐसा नियम बताया गया है। दस्तावेज का उल्लेख आवश्यक रूप से करना चाहिए। मानसिक दशा का एक तथ्य के रूप में विकथन किया जाना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? सूचना का एक तथ्य के रूप में अभिकथन होना चाहिए। जहाँ कहीं पर अभिकथित करना सारवान है, किसी तथ्य का, बात का, वस्तु की सूचना किसी व्यक्ति की थी, वहाँ जब तक ऐसी सूचना प्रारूप उसके यथावत पद या वे परिस्थितियाँ जिनसे कि ऐसी सूचना का अभिनिश्चय किया जाना है सारवान न हो, ऐसी सूचना को तथ्य के रूप में अभिकथित करना पर्याप्त होता है। अंतर्निहित संविदा का तथ्य के रूप में अभिकथन होना चाहिए। जब सभी पत्रों या वार्तालाप की श्रृंखला से या किसी भी परिस्थितियों से कतिपय व्यक्तियों के मध्य कोई संविदा या अन्य संबंध लक्षित किया जाता है, तो ऐसी संविदा या संबंध तथ्य के रूप में अभिकथित करना चाहिए और उनकी सामान्य रूप से निर्दिष्ट करना मात्र बिना ब्यौरेवार उल्लेख किए ही पर्याप्त होगा। तो ज़्यादा उसमें अनावश्यक बातों का आपको नहीं समाहित करना है। यह सारे नियम बताते हैं इस तरीके से। विधिजन्य उपधारणाओं का अभिकथन नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विधिजन्य उपधारणाओं का अभिकथन नहीं करना चाहिए अभिवचन में। कोई भी पक्षकार तथा किसी भी ऐसे मामले का अभिकथन नहीं करेगा जो कि जिसकी प्रकल्पना कानून उसके पक्ष में करता है, जब तक कि वह पहले से विशेष रूप से इनकार न किया गया हो। जैसे विनियम के बिल के प्रतिफल के लिए, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अभिवचन आवश्यकतानुसार पैराग्राफ में विभक्त किए जाएंगे, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे। उनको मार्किंग करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभिवचन में प्रत्येक तथ्य सुविधानुसार पृथक पैरा में अभिकथित किए जाने चाहिए। पृथक पैरा में उन तथ्यों को क्या करना चाहिए? अभिकथित किया जाएगा। और अभिवचन में तारीख, राशि, संख्या, अंकों और शब्दों में भी उल्लिखित की जाएगी। जैसे कोई राशि है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हिंदी में लिखना है, फिर 1000 रुपये की आपको डिजिट भी लिखनी होगी। मतलब दोनों ही प्रारूपों में, आंकिक और शाब्दिक दोनों प्रारूपों में तारीख, राशि और संख्याएं, अंकों और शब्दों में भी उल्लिखित की जाएगी। और विशेष नियम कहता है 7वां, प्रत्येक अभिकथन हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए। प्रत्येक अभिवचन पक्षकार या उसके अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और पक्षकार की अनुपस्थिति में इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रत्येक अभिवचन पक्षकार के द्वारा या पक्षकारों में से किसी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित करने वाला व्यक्ति संख्याकित पैराग्राफों के प्रति यह उल्लेख करेगा कि अमुक को व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर और अमुक को मिली जानकारी इसके बारे में उसका विश्वास है कि सही है के आधार पर सत्यापित कर रहा है। यह सत्यापन उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें वह तारीख, वह स्थान, जब और जहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है यह कथित किया जाएगा। ऐसा कहता है हमारा विशेष नियम कि प्रत्येक अभिवचन हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए। इस प्रकार से हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल पे, अभिवचन, अभिकथन। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग्स, अभिवचनों का निर्वचन क्या है? भारत में अभिवचनों की रचना समुचित ढंग से नहीं की जाती है और यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभिवचनों के निर्वचन में उतनी कड़ाई नहीं बरतनी चाहिए जैसा इंग्लैंड में प्रचलित है। ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्यायालय ने बराबर अपने निर्णयों में दर्शाया है कि अभिवचनों का निर्वचन इतनी कठोरता से नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे न्याय
जिससे जो न्याय हो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूश्री बनाम BL गुप्ता ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1977 सुप्रीम कोर्ट 1158 के मामले में अपना अभिनिश्चय दर्शाते हुए कहा कि अभिवचनों का निर्वचन औपचारिक कठोरता से नहीं होना चाहिए, अपितु गरीबों के विधिक ज्ञान की अल्पता को ध्यान में रखते हुए उदारता से किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में तत्संबंधी स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां पर अभिवचन की प्रत्येक बात को अभिवचन करने वाले पक्षकार के विरुद्ध अत्यंत कठोरता से लिया जाता है। तो भारत में इतनी कठोरता से नहीं लागू किया गया है अभिवचन की परिस्थितियों को, अभिवचन के प्रणालियों को, क्योंकि यहाँ गरीब जनता है और विधिक ज्ञान उनको कम है, इसलिए अभिवचन का निर्वचन इस प्रकार से किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में उधम सिंह बनाम MR सिंधिया ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1976 सुप्रीम कोर्ट 774 में धारणा व्यक्त की कि इंग्लैंड में अभिवचन के जो भी नियम हो, लेकिन भारत में इंग्लैंड में अभिवचन के जो भी नियम हो, लेकिन भारत में अभिवचन के ढांचे पर नहीं, अपितु उसके सब्सटेंस को देखना चाहिए, सार को, क्या कह रहा है अभिवचन, उसका मूल तत्व क्या है, उसको आप देखिए भारत में। और इंग्लैंड में अभिवचन की रचना एक कला है और अंग्रेजी अभिवचन में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों को पूर्ण रूप से भारत में अभिवचनों को यहाँ स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना नहीं लागू किया जाना चाहिए। और भारतीय न्यायालयों द्वारा अभिवचन के निर्वचन में उदारता का व्यवहार करने का तात्पर्य ये नहीं है कि अभिवचनों की रचना गैर जिम्मेदारी ढंग से की जाए। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि विधिक ज्ञान कम है यहाँ के गरीब लोगों को, इसलिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि गैर व्यवहारिक रूप से आप अभिवचन को प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं है कि अभिवचनों की रचना गैर जिम्मेदारी से की जाए, गैर जिम्मेदार तरीके से की जाए, बल्कि असावधानी या मनोगहीनता से अभिवचन की रचना से उच्च पक्षकार को बहुत क्षति पहुँच सकती है। और पक्षकार के मामले में संबंध में संपूर्ण तथ्यों की स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। मौलिक और प्रक्रिया संबंधी विधि के संगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और निश्चय करके अभिवचन की रचना की जानी चाहिए। यह था अभिवचन का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग्स। तो पहला जो टॉपिक हमारा है प्लीडिंग, उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नियम यह भी व्यवस्था करता है कि यदि विरोधी पक्षकार ने विशिष्ट रूप से या निहित रूप से वादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रत्येक अभिकथन का इनकार नहीं किया है, या यदि उसने यह कथन नहीं किया है कि वह उन्हें स्वीकार नहीं करता है, तो सिवाय उस व्यक्ति के विषय में जो कि असमर्थता के अधीन है, यह समझा जाएगा कि उसने स्वीकार कर लिया गया। ये कहता है हमारा आदेश 8 नियम 5। इस प्रकार से हमने प्लीडिंग पे डिस्कशन किया। इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, किसी भी नियम का, कानून का क्या उद्देश्य होता है, ये जानना जरूरी है। अभिवचन के नियम की प्रयोज्यता क्या है इसकी सत्यता, क्यों इसकी नितान्तता है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभिवचन के नियम की प्रयोजना कि वे ही नियम सभी अधिकारों पर लागू होते हैं जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पंकज भाई चंदूलाल पटेल बनाम भारत परिवहन कंपनी और अन्य 1997 764 गुजरात में यह सुस्थापित है कि मामले के साक्ष्य को अभिवचन के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको आपको अभिवचन के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना है, विनिर्दिष्ट अभिवचन के बाहर नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो आप अभिवचन कर रहे हैं उसके बाहर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार आपको नहीं है, ऐसा कहता है हबीब खान एवं बनाम कालू सुलू देवी अन्य AIR 1970 आंध्र प्रदेश 53 के केस में ये बात कही गई है, जहाँ विशिष्ट हित का दावा धन के रूप में किया गया। डिक्री को मात्र हित के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।
किंतु न्यायालय मात्र एक सामान्य दर से ब्याज को मंजूर कर सकता है, जिसके संदर्भ में व्यय और वादकालीन सुविधा के लिए समान रूप से दावे आदि से संबंधित मांग की जाती है, जिसमें कि है BL साल धनराज बनाम मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड बंगलौर 1977 एक केरल 724 का एक केस था, और जहां संहिता के आदेश 7 नियम 11 को मात्र तभी आकर्षित किया जा सकता है जब वाद स्वयमेव वाद पत्र से प्रतीक होने के रूप में स्वीकृत किए गए तथ्यों पर प्रथम दृष्टया पोषणी नहीं होता। वहाँ नियम 11 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए तथ्यतः किसी भी अन्वेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। H डिजामिनी देव शर्मा बनाम H चंद्रशेखर 1977 578 गुवाहाटी में। यद्यपि भी विवादत में विजेता प्रत्याशी द्वारा भी कथित भ्रष्ट तरीकों का अपनाया जाना शामिल था, लेकिन प्रत्याशी की चरित्र हनन एवं विवादक तथ्यों के साथ कोई दुर्विसंधि होने के कारण भी अभिवचन को काट दिए जाने योग्य माना गया। प्रसन्न कुमार पतसानी बनाम जानकी वल्लभ पटनायक ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1997 उड़ीसा 115 में इस प्रकार की बातें कही गई। तो इस प्रकार से हमने प्लीडिंग के बारे में जानकारी ली, प्लीडिंग के उद्देश्यों को समझा और प्लीडिंग के नियम, विशेष नियम, प्लीडिंग के विशेष नियम और हमने प्लीडिंग के तथ्य के नियम को समझा, जो कि नियम 1। तो इस प्रकार से हमने इस पर चर्चा की, परिचर्चा की प्लीडिंग पे। अभी पहला लेक्चर था, समझने में थोड़ी सी सारगर्भिता विकसित करनी होगी, क्योंकि पूरी तरीके से विधिक भाषा में ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप बने रहें, जमे रहें अपने एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पे और देखते रहें बराबर अभिवचन और प्रलेख शास्त्र, सामान्य नियम दीवानी और विधिक नीति शास्त्र के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को, जिसमें कि लॉ ऑफ प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, लीगल एथिक्स एंड जनरल रूल्स सिविल कोड के ये सारे मामलों पे मैं बराबर डिस्कशन करता रहूँगा और कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी हम लॉ लेक्चर्स को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लॉ के एग्जामिनेशंस फरवरी माह में होने के चांसेस हैं, इसलिए हमने कुछ लॉ लेक्चर्स भी बीच में अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि हमने अभिवचन के बारे में डिस्कस किया। के अंतर्गत अभिवचन के परिचय को, अभिवचन की परिभाषा और उसके अर्थ को, हमने परिवचन की रीति और उसके परिवचन के विकास को, अभिवचन के रीति और अभिवचन के विकास पर चर्चा की, अभिवचन के उद्देश्य और अभिवचन के कार्य पर चर्चा की, और अभिवचन की रचना और अभिवचन के निर्वचन पर हमने चर्चा की कि किसी प्रकार से साक्ष्य को या विधि को स्थापित करने की बहुत ही मजबूती से ज़रूरत नहीं अभिवचन में। अभिवचन में आप अपनी बात को कहें, जो भी आप वाद स्थापित कर रहे हैं उस बात से संबंधित जिस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इसमें समाहित करते हैं, यही अभिवचन को प्रमाणित करता है। प्लीडिंग एक इस प्रकार का परिपत्र है, एक इस प्रकार का फॉर्मेशन है, ऐसा इंट्रोडक्शन है ये प्लीडिंग का, कि जिसमें किसी बात के समुचित निपटारे के लिए, किसी भी बात के समुचित निपटाने के लिए पक्षकारों को मामलों की विधिवत जानकारी पक्षकारों और न्यायालय को स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, और न्यायिक प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करने के लिए अभिवचन का माध्यम आवश्यक है। अभिवचन को मुकदमे की आधारशिला कहा जाता है, और अभिवचन पक्षकारों द्वारा अपने कंटेंशन मतलब संकथनों और दावों और प्रतिवादों को प्रस्तुत करते हुए और विस्तृत विवरण देते हुए लेखबद्ध कथन होते हैं, जो आप बताते हैं उसके बारे में, केस के बारे में, और जिससे कि विरोधी पक्षकार को ज्ञात हो जाता है कि उसे किस मामले का सामना करना है या उसके मामले का क्या उत्तर है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 1 में अभिवचन की परिभाषा बताई गई है कि अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत, यही है अभिवचन, यही है प्लीडिंग। अभिवचन के अंतर्गत वादपत्र और लिखित कथन, द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट,
ये दोनों प्रकार का समावेश होता है। बने रहें, जमे रहें आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉमटेरिया पे, और इसी प्रकार के आप सभी महत्वपूर्ण लॉ लेक्चर्स को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से अवशोषित कर सकते हैं एवं अपने विधिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रयास कर रहा है कॉमटेरिया। प्लीडिंग के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये पहला लेक्चर था, तो ये प्लीडिंग लेक्चर 1 के नाम से अपलोड किया जाएगा, और इसी प्रकार से आप अन्य लेक्चर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। विधि की स्पेशल चैप्टर के इस महत्वपूर्ण व्लॉग में हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ द प्लीडिंग एंड व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लीडिंग, व्हाट इज़ द एम एंड वर्किंग ऑफ द प्लीडिंग। तो बने रहें, जमे रहें और अभिवचन के इस महत्वपूर्ण चैप्टर को देखते रहें, सुनते रहें, और इससे संबंधित जो भी विद्यार्थी चाहें तो फाइलिंग भी कर सकते हैं, फाइल बनाएं और सहायता लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स से, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के कंटेंट यहाँ पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। व्लॉग अगर ये लॉ व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कॉमटेरिया को सब्सक्राइब करें। मुफ्त एजुकेशन आपके द्वार, क्या आप है तैयार? स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और कॉमटेरिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं